मॉर्निंग स्टूडेंट। चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपने शॉर्ट आंसर सीरीज। ठीक है, मॉडल पेपर फर्स्ट के लॉन्ग आंसर हमने आपको सारे करा दिए थे। अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं शॉर्ट आंसर। वन बाय वन सारे क्वेश्चंस को देखते हैं अपने मॉडल पेपर फर्स्ट के। ठीक है, चलिए पार्ट बी है आपके शॉर्ट क्वेश्चंस, जिसमें आपको सारे क्वेश्चंस मैंने पढ़ा दिए थे उस टाइम पर जब मैंने आपको सारा क्वेश्चन पेपर समझाया था। ठीक है, तो सारे क्वेश्चन आप लोगों को वहां पर दिए हुए हैं। वन बाय वन यहां पर हम इसके सॉल्यूशंस देखेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का, डिफाइन स्प्यूरियस ड्रग। स्प्यूरियस ड्रग्स क्या होती है? ठीक है, पता है किसी को? स्प्यूरियस ड्रग, स्प्यूरियस ड्रग वो दवाएं होती हैं जो नकली मतलब फेक या किसी अन्य दवा की नकल इमिटेशंस के रूप में बनाई या बेची जाती हैं। मतलब अगर कोई ड्रग है उसके जैसा कोई सब्स्टिट्यूट बेचा जा रहा है मार्केट में, फेक सब्स्टिट्यूट बेचा जा रहा है, तो वो क्या कहलाएगी? आपकी स्प्यूरियस ड्रग कहलाएगी। इनका रेगुलेशन ड्रग एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट 1940 के अंतर्गत ही किया जाता है। मतलब इनको रेगुलेट करने के लिए हमारी जो ड्रग एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट है 1940 वही इन सब चीजों को रेगुलेट करता है। क्लियर? ये इसका इंग्लिश वर्जन है, तो वो आप यहां से इसको देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड, एक्सप्लेन द रोल ऑफ सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैंने क्वेश्चन टाइम पर भी आपको बताया था जब क्वेश्चन में समझा रहा था कि सीडीएसयू को बिल्कुल मिस ना करें, इसको जरूर पढ़ें। ठीक है, देख लेते हैं एक बार। सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन भारत की नेशनल रेगुलेटरी अथॉरिटी है जो ड्रग और मेडिकल डिवाइसेस को रेगुलेट करती है। जो दवाएं हैं वो भी और जो मेडिकल डिवाइसेस हैं वो भी किसके अंतर्गत आती हैं? रेगुलेट कौन करता है इनको? सीडीएससीओ रेगुलेट करता है। सीडीएससीओ की मुख्य भूमिकाएं, मतलब जो इसके मेन ऑब्जेक्टिव है, नंबर वन, न्यू ड्रग अप्रूवल। अगर कोई नई ड्रग मार्केट में आ रही है, उसको लॉन्च करना है, तो कौन उसको अप्रूवल देगा? आपका सीडीएससीओ देगा। सेकंड, क्लिनिकल ट्रायल्स को रेगुलेट करना। कोई ड्रग मार्केट में आई है, उसको क्लिनिकल ट्रायल्स मतलब मार्केट में आने से पहले जो ट्रायल्स उस ड्रग के होने हैं, तो उसको अप्रूवल देने का काम किसका है? आपका सीडीएससीओ का। क्वालिटी कंट्रोल ऑफ ड्रग को सुनिश्चित करना, मतलब सारी दवाएं जो मार्केट में अवेलेबल हैं और जो इंडस्ट्री लेवल पर बन रही हैं उनकी क्वालिटी को मेंटेन करना और उसको रेगुलेट करना किसके अंडर में है? सीडीएससीओ के अंडर आता है। नेक्स्ट है इंपोर्ट ऑफ ड्रग्स के लिए परमिशन देना। कोई दवा आपकी इंडिया से बाहर जानी है, ठीक है, इंपोर्ट होना है उसका या एक्सपोर्ट होना है, ठीक है, तो इंपोर्ट एक्सपोर्ट के लिए जो भी चीजें हो रही हैं वो उसके लिए कौन परमिशन देगा? आपका सीडीएससीओ से अप्रूवल आपको लेना होगा। मेडिकल डिवाइसेस रेगुलेशंस, ठीक है, ये सब चीज भी इसके अंडर में आती हैं। स्टेट ड्रग अथॉरिटीज के साथ कोऑर्डिनेट करना। जो स्टेट ड्रग अथॉरिटीज हैं, मतलब जो आपकी जैसे स्टेट फार्मेसी काउंसिल है, सबकी अलग अलग सारे स्टेट की, उन सबको कोऑर्डिनेट करना, उनसे जो है कांटेक्ट करना, चीजों को लेकर के रेगुलेट करते रहना, ये सब चीजें भी आपकी कौन देख रेख करता है? इसकी सीडीएससीओ करता है। सीडीएससीओ का प्रमुख अधिकारी कौन होता है भाई? डीसीजीआई। देखिए ये एमसीक्यू में भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो इसका मेन अधिकारी है, जो इसको सुपरफिशियली देखता है, तो वो कौन है? दैट इज द डीसीजीआई, ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज अ जॉइंट स्टेट फार्मेसी काउंसिल। देखिए क्वेश्चन ही हमें जो है आंसर कभी कभी बता देता है कि स्टेट फार्मेसी काउंसिल तो आप समझ गए कि हर स्टेट की अलग अलग काउंसिल्स हैं जहां पर फार्मासिस्ट अपना रजिस्ट्रेशन करता है। जॉइंट मतलब कभी दो या दो से ज्यादा स्टेट मिलकर अपनी काउंसिल को जब फॉर्म करते हैं, रिफॉर्म करते हैं, तो वो कहलाती है आपकी जॉइंट स्टेट फार्मेसी काउंसिल। जिसमें दो स्टेट या दो से ज्यादा स्टेट आपस में कनेक्ट होते हैं, तो वो क्या क्या कहलाती है? आपकी जॉइंट स्टेट फार्मेसी काउंसिल। देखिए इसकी डेफिनेशन देख लीजिए। जॉइंट स्टेट फार्मेसी काउंसिल वो काउंसिल है जो दो या अधिक राज्यों द्वारा मिलकर बनाई जाती है। यह व्यवस्था फार्मेसी एक्ट 1948 के अंतर्गत की जाती है। जॉइंट स्टेट फार्मेसी काउंसिल के ऑब्जेक्टिव, ये सब क्या है? इसके ऑब्जेक्टिव्स हैं। देखिए, फार्मासिस्ट का रजिस्ट्रेशन मेंटेन करना, नंबर वन। फार्मेसी प्रोफेशंस को रेगुलेट करना, फार्मेसी प्रैक्टिस की स्टैंडर्ड्स मेंटेन करना, क्लियर।
और फार्मासिस्ट के प्रोफेशनल कंडक्ट की निगरानी करना कि फार्मासिस्ट जो है वो अपने काम सही तरीके से कर रहा है या नहीं कर रहा है, इन सब चीजों को देख रेख करना किसका काम है, आपकी जॉइंट स्टेट फार्मेसी काउंसिल का। जब किसी राज्य में अलग काउंसिल बनाना संभव नहीं होता तब जॉइंट काउंसिल बनाई जाती है। इज दैट क्लियर? ये आपका इंग्लिश वर्जन है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका, एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ EUA, इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए देखते हैं इसको। इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन एक स्पेशल रेगुलेटरी अप्रूवल है जो पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी के समय दिया जाता है। जैसे बहुत सारे जो आपके कोविड-19 के केसेस में दिया गया था, EUA जो है आपका कोविड-19 के केसेस में बहुत सारे जो देश हैं वहां पर लागू हुआ था। इसमें किसी ड्रग, वैक्सीन या मेडिकल डिवाइसेस को लिमिटेड एविडेंस के आधार पर टेम्परेरी अप्रूवल दिया जाता है। ठीक है, कोई भी ड्रग या वैक्सीन या फिर मेडिकल डिवाइसेस का कोई लिमिटेड एविडेंस, मतलब अगर किसी बीमारी का कोई एविडेंस ज्यादा भी मतलब नहीं है ना क्लियर, तो भी लिमिटेड एविडेंस के बेस पर इसका अप्रूवल टेम्परेरी दिया जाता है। यह अप्रूवल आमतौर पर कौन देता है? CDSCO जैसी रेगुलेटरी अथॉरिटी द्वारा दिया जाता है। EUA के मुख्य उद्देश्य, इमरजेंसी सिचुएशन में लाइफ सेविंग ट्रीटमेंट्स उपलब्ध कराना। ठीक है, अगर कोई इमरजेंसी आई है उसमें लोगों की हेल्थ को प्रोटेक्ट करना इसका एक मेन ऑब्जेक्टिव होता है। नेक्स्ट, पेंडेमिक या आउटब्रेक के दौरान रैपिड एक्सेस टू मेडिसिन देना। ठीक है, अगर कोई पेंडेमिक सिचुएशन आई है, कोई हार्मफुल सिचुएशन क्रिएट हुई है, उस टाइम पर रैपिड एक्सेस देना मेडिसिन का कि हाँ आप इसको दे सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है क्लिनिकल ट्रायल्स डेटा के प्रिलिमिनरी एविडेंस के आधार पर अप्रूवल देना। ठीक है, नेक्स्ट है आपका उदाहरण, जैसे कोविड-19 वैक्सीन को कई देशों में EUA के अंतर्गत अप्रूवल मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, डिस्कस द पॉइजन एक्ट डेफिनेशन एंड पोजेशन रूल। ठीक है, पॉइजन एक्ट आप लोगों को बताना है यहां पर क्या है। पॉइजन एक्ट 1919 का उद्देश्य डेंजरस पॉइजन की सेल, पोजेशन और उसको यूज को रेगुलेट करना ताकि पब्लिक सेफ्टी बनी रहे। ठीक है, पॉइजन डेफिनेशन क्या कहती है आपकी? पॉइजन वह सब्सटेंस है जो छोटी मात्रा में भी शरीर के लिए हार्मफुल या फैटल, मतलब हार्मफुल और सीरियस कॉम्प्लिकेशंस हो कर सकता है। फॉर एन एग्जांपल, आर्सेनिक, साइनाइड पॉइजनिंग, जैसे साइनाइड पॉइजनिंग जिसको बोलते हैं, मर्क्यूरिक कंपाउंड्स, ये सभी क्या है आपके पॉइजन कैटेगरी में आते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभी जो पोजेशन रूल्स हैं इसके, पॉइजन की सेल केवल लाइसेंस डीलर द्वारा की जा सकती है। पॉइजन ऐसा नहीं है कि आप अपने मेडिकल स्टोर पर रख के सेल कर सकते हैं, तो इसके लिए एक लाइसेंस डीलर होना जरूरी है। पॉइजन खरीदने वाले व्यक्ति का नेम, एड्रेस रिकॉर्ड रजिस्टर में लिखा जाता है कि किसने उसे खरीदा है, क्योंकि अप्रूवल होगा तो उसकी सारी चीजें रेगुलेटरी अथॉरिटी के थ्रू ये सब चीज नियम है कि उसको लाइसेंस जो मिला है उसके बिहाफ पे उसकी सारी चीजें रिकॉर्ड में रखी जाएंगी। नेक्स्ट है, पॉइजन को प्रॉपरली लेबल्ड कंटेनर में रखना आवश्यक है। पॉइजन को अनऑथराइज्ड पर्संस को देना प्रोहिबिटेड है। अगर कोई अनऑथराइज्ड आ रहा है आपसे पॉइजन खरीदने के लिए तो आप उसको नहीं बेच सकते। नेक्स्ट है आपका, स्टोरेज और ट्रांसपोर्ट के लिए सेफ्टी प्रिकॉशंस फॉलो करना जरूरी है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ ड्रग कंसल्टेटिव कमिटी? ड्रग कंसल्टेटिव कमिटी, ड्रग कंसल्टेटिव कमिटी एक एडवाइजरी बॉडी है जो ड्रग और कॉस्मेटिक्स एक्ट 1940 के अंतर्गत बनाई गई है। इसका मेन ऑब्जेक्टिव सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बीच कोऑर्डिनेशन इंप्रूव करना है। क्लियर? DCC के फंक्शन, ठीक है, ड्रग कंट्रोल जो आपकी ये DCC है, इसके फंक्शंस क्या हैं?
ड्रग लॉज के इंप्लीमेंटेशन में यूनिफॉर्मिटी बनाए रखना, और नेक्स्ट है आपका ड्रग कंट्रोल अथॉरिटीज के बीच कोऑर्डिनेशन एस्टैब्लिश करना, ड्रग रेगुलेशन से जुड़े टेक्निकल मेथड्स पर एडवाइस देना, नेक्स्ट है ड्रग क्वालिटी कंट्रोल को इंप्रूव करने को सुझाव देना, और ड्रग रेगुलेशन पॉलिसीज में हार्मोनाइजेशन लाना, मतलब एक समानता लाना। ये किसका काम है? आपका डीसीसी का फंक्शन है, ड्रग कंसल्टेटिव कमेटी का फंक्शन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट अ नोट ऑन द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ फार्मेसी। फार्मेसी के कॉन्टेक्स्ट में जो आपका कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट है वो क्या कहता है? लिखिए। देखिए, फार्मेसी प्रैक्टिस में फार्मासिस्ट भी सीरियस प्रोवाइडर माना जाता है। फार्मेसी कॉन्टेक्स्ट में इंपॉर्टेंस, क्या इंपॉर्टेंस है इसका? पेशेंट को सेफ और क्वालिटी मेडिसिन देना फार्मासिस्ट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। एक्सपायर्ड या डिफेक्टिव ड्रग्स देने पर कंज्यूमर कंप्लायंस कर सकता है। फार्मासिस्ट को प्रॉपर इंफॉर्मेशन और काउंसलिंग देनी चाहिए। नेक्स्ट है, मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट्स या रॉन्ग मेडिसिन देने पर लीगल एक्शन हो सकता है। एंड लास्ट है आपका कंज्यूमर डिस्प्यूट्स के लिए कंज्यूमर कोर्ट्स बनाए गए हैं। क्लियर? ये सारे इसके क्या हैं? आपके इंपॉर्टेंस है। डिफाइन न्यू ड्रग्स एज पर द 2019 रूल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि न्यू ड्रग्स क्या हैं 2019 रूल्स के अकॉर्डिंग, आप उसको डिफाइन कीजिए। न्यू ड्रग्स एंड क्लिनिकल ट्रायल्स रूल्स 2019 के अनुसार न्यू ड्रग्स वो ड्रग्स हैं जो पहले से अप्रूव्ड नहीं है या जिसकी न्यू इंडिकेशन, मतलब नया यूज, नई डोजेज फॉर्म और नया रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन हो, वो क्या है? आपकी नई ड्रग है। क्लियर? न्यू ड्रग्स के एग्जाम्पल यानी न्यूली डिस्कवर्ड मॉलिक्यूल, कोई मॉलिक्यूल नया डिस्कवर्ड हुआ हो, एग्जिस्टिंग ड्रग का न्यू थेरेपेटिक यूज, ठीक है, यानी जो ड्रग पहले से है उसका कोई नया थेरेपेटिक यूज आया हो, या फिर ड्रग का न्यू डोसेज फॉर्म आया हो, कोई नई फॉर्म आई हो, वो भी नई न्यू ड्रग कहलाएगी आपकी, और ड्रग का न्यू कॉम्बिनेशन, या फिर वो ड्रग किसी दूसरे कॉम्बिनेशन के साथ आई हो। न्यू ड्रग्स को मार्केट में लॉन्च करने से पहले क्लिनिकल ट्रायल्स और रेगुलेटरी अप्रूवल जरूरी होता है। ठीक है, तो ये सारे इसके आपके एग्जांपल्स थे, और नई न्यू ड्रग्स आपको समझ आ गई होगी कि न्यू ड्रग्स असल में है क्या। क्वेश्चन नंबर 9, एक्सप्लेन द एनपीपीए, नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी क्या है? नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी भारत की एक रेगुलेटरी एजेंसी है जो मेडिसिन की प्राइसेस को कंट्रोल और मॉनिटर करती है। क्लियर? क्या काम है भाई? देखो इसी से समझ लो, नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी। प्राइसिंग का मतलब ही क्या है कि आपको जो प्राइसिंग है, फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स की जो प्राइसिंग है, जो मेडिसिन की प्राइसिंग है, उनको कंट्रोल करने का काम कौन करती है? आपकी एनपीपीए। नेक्स्ट है, यह अथॉरिटी डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल्स के अंतर्गत काम करती है। एनपीपीए के मेन ऑब्जेक्टिव, मुख्य कार्य, एसेंशियल मेडिसिन की मैक्सिमम प्राइस फिक्स करना। ठीक है, एसेंशियल मेडिसिन की मैक्सिमम प्राइस फिक्स करना के मतलब वो कितने से, मतलब कितने में बेचा जा सकता है। फार्मास्यूटिकल कंपनीज द्वारा ओवर प्राइसिंग को रोकना, ज्यादा प्राइस उससे ना लिए जाएं कस्टमर से, इस चीज को रोकना। ड्रग प्राइस कंट्रोल ऑर्डर को इंप्लीमेंट करना। नेक्स्ट है, मार्केट में मेडिसिन की अवेलेबिलिटी और अफोर्डेबिलिटी को सुनिश्चित करना। ठीक है, नेक्स्ट है आपका प्राइस वायलेशंस करने वाली कंपनीज पर पेनल्टी लगाना। एंड लास्ट है आपका एनपीपीए का मेन ऑब्जेक्टिव पेशेंट्स को अफोर्डेबल मेडिसिन उपलब्ध कराना होता है। चलिए नेक्स्ट 10th क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज बायोएथिक्स एंड व्हाई इज इट इंपॉर्टेंट इन क्लिनिकल रिसर्च? बायोएथिक्स क्या है और क्लिनिकल रिसर्च में इसका क्या इंपॉर्टेंस है? लिखिए। चलिए समझते हैं इसको। बायोएथिक्स वो फील्ड है जो मेडिसिन, बायोलॉजी और हेल्थ केयर रिसर्च में एथिकल प्रिंसिपल्स को अप्लाई करती है। क्लियर?
क्लिनिकल रिसर्च में बायोएथिक्स का मेन ऑब्जेक्टिव पार्टिसिपेंट्स की सेफ्टी और राइट्स की प्रोटेक्शन करना है। अगर कोई क्लिनिकल रिसर्च हो रही है तो वहां पर पार्टिसिपेंट जो इन्वॉल्व है उसकी सेफ्टी और उसके राइट्स को जो प्रोटेक्ट करना, ये इसका मेन ऑब्जेक्टिव है। बायोएथिक्स के बेसिक जो मुख्य प्रिंसिपल्स हैं वो, नंबर 1 इज ऑटोनॉमी, पेशेंट या पार्टिसिपेंट्स को इन्फॉर्म्ड कंसेंट देने का अधिकार। मतलब उसको पहले से बता दिया जाए, सारी चीजें बता दी जाए कि ये चीजें होने वाली हैं, तो उससे क्या होता है कि जो आपका पार्टिसिपेंट है वो संतुष्ट हो जाता है कि हाँ ये चीजें मुझे करनी है। नंबर 2, बेनिफिसेंस, रिसर्च का उद्देश्य बेनिफिट्स प्रोवाइड करना होना चाहिए, ठीक है। नॉन मेलेफिसेंस, मतलब रिसर्च से हार्म या इंजरी नहीं होनी चाहिए। और जस्टिस, रिसर्च में फेयर ट्रीटमेंट और इक्वल सिलेक्शंस होने चाहिए। क्लियर। इंपॉर्टेंस इन क्लिनिकल रिसर्च, क्लिनिकल रिसर्च में इसका क्या इंपॉर्टेंस है, तो नंबर 1 इज ह्यूमन सब्जेक्ट्स की सेफ्टी प्रोटेक्ट करना, रिसर्च प्रोसेस को इथिकल और ट्रांसपेरेंट बनाना, एंड लास्ट है पार्टिसिपेंट्स के राइट और उसकी डिग्निटी को प्रोटेक्ट करना। ये इसके इंपॉर्टेंस है, किसके, आपके क्लिनिकल रिसर्च के। क्लियर। चलिए लास्ट क्वेश्चन है आपका, डिस्क्राइब द डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट बेसिक्स रिलेटेड टू हेल्थ केयर। ठीक है, चलिए देखते हैं इसको। डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 भारत में डिजास्टर जैसे कि अर्थक्वेक, फ्लड, पेंडेमिक के मैनेजमेंट के लिए बनाया गया कानून है। हेल्थ केयर सेक्टर में इस एक्ट का मेन ऑब्जेक्टिव इमरजेंसी मेडिकल रिस्पांस और पब्लिक हेल्थ प्रोटेक्शन को कंट्रोल करना है। क्लियर। हेल्थ केयर से संबंधित जो मेन पॉइंट्स हैं वो देख लीजिए। नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी का गठन, ठीक है, एनडीएमए जो है उसका एक कमिटी बनाती है। हॉस्पिटल्स को इमरजेंसी प्रिपेयर्डनेस प्लान्स बनाना, ये भी इसका एक ऑब्जेक्टिव है। डिजास्टर्स के समय मेडिकल टीम्स और रिसोर्सेज को मोबिलाइज करना, ठीक है, किस मतलब चीजें टाइम पर हो सके, सारी चीजें, सारी फैसिलिटी को प्रोवाइड करना, ये भी इसका मेन ऑब्जेक्टिव है। पब्लिक हेल्थ सर्विसेज और डिजीज कंट्रोल सुनिश्चित करना, ठीक है, पब्लिक हेल्थ सर्विसेज पूरी प्रोवाइड हो और डिजीज कंट्रोल में आ सके। इमरजेंसी सिचुएशन में कोऑर्डिनेशन बिटवीन हेल्थ अथॉरिटीज, ठीक है, ये सारी चीजें इसका क्या है, इसके कुछ मेन पॉइंट्स हैं जो आपको याद करने हैं। इस एक्ट के तहत गवर्नमेंट डिजास्टर के समय रैपिड मेडिकल असिस्टेंस प्रदान करती है। जो आपकी गवर्नमेंट है वो ये सारी चीज़ों को देखती है। थैंक यू सो मच। आपके सारे क्वेश्चंस हो गए हैं, 11th क्वेश्चन, और आपका पूरा जो मॉडल पेपर फर्स्ट है लॉ एंड फार्मेसी का वो कंप्लीट हो चुका है। तो हमारे वॉम फार्मेसी से जुड़े